वेलकम स्टूडेंट्स। जो लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उस बिजनेस इन्वायरमेंट्स के कुछ फैक्टर्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, कि स्पेसिफिक फोर्सेस और दूसरा जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स यानी जो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और जनरल फोर्सेस जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो जनरल इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में। जनरल इन्वायरमेंट में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस जिनकी वजह से हमारे इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है, उसको हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब पे इफेक्ट पड़े। तो जिस फैक्टर्स की वजह से, फोर्सेस की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़े, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हिस्सा होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल से लिखा गया है कि चेंज इन जीडीपी। चेंज इन जीडीपी मींस हो गया कि चेंज इन आउटपुट, चेंज इन इनकम जनरेशन। जीडीपी का लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ने का मतलब हो गया कि इनकम जनरेशन ज्यादा होगा, कंजम्पशन बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे। उसी तरह से चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि डिस्पोजेबल इनकम पे ही कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम में किसी तरह का चेंज होता है, अगर ये बढ़ता है या घटता है, तो कंजम्पशन भी उसी अनुसार बढ़ता और घटता है। तो इसके इफेक्ट से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें चेंज होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ा, इसलिए ये आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हिस्सा हो गया। इसी तरह से इन्फ्लेशन रेट में जो भी चेंजेस होते हैं, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ने और घटने पर भी हमारा इकोनॉमी अफेक्टेड होता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और उसके इफेक्ट के बारे में। जैसे कि इन्फ्लेशन में अगर चेंजिंग होता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो करेंसी का परचेजिंग पावर कम हो जाता है। परचेजिंग पावर कम होने से लोग पहले से कम जो है क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, यानी प्रोड्यूसर का जो है सामान पहले जितना बिकता था उतना नहीं बिक पाता है। इससे प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है अफेक्टेड होता है। उसी तरह से मनी सप्लाई में चेंज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है, जिसके थ्रू टैक्स रेट्स या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी से पैसा को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ाया जाता है, जनरली आप पढ़े होंगे कि मनी सप्लाई अगर बढ़ा दिया जाता है मार्केट में, तो कंजम्पशन एक्टिविटी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ जाएगा, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो जाएगा। और अगर मनी सप्लाई घटा दिया जाएगा तो धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने लगता है। तो इस तरह से मनी सप्लाई में चेंज होने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्टेड होता है। उसी तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म समय समय पर किए जाते हैं, जैसे जीएसटी लाया गया, डीमोनेटाइजेशन किया गया, 91 के टाइम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे बड़े पॉलिसीज लाए गए, जिनकी वजह से बहुत बड़े मात्रा में हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी पर उसका इफेक्ट पड़ा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं, जिससे कि बिजनेस का भी परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है। अगर कंजम्पशन एक्टिविटी अफेक्टेड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड हुआ, आपको ये प्रोडक्शन एक्टिविटी अफेक्टेड हुआ, तो ये सब आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। दूसरा है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हमारे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिससे हमारा सोशल एक्टिविटी अफेक्टेड होता है।
जैसे कि हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के ट्रेडिशंस जो हैं हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को अफेक्टेड करते हैं। जैसे वो, और उस हिसाब से बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है अफेक्ट होता है। कोई हलवाई का दुकान है, नॉर्मली अगर वो सिंपल सा 2-4 तरह का डेली 10 केजी मिठाई बनाता है, अगर दिवाली का समय आएगा तो उसमें स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाते हैं, तो 10 केजी की जगह 15 केजी बनाना शुरू होगा। तो उस फेस्टिवल की वजह से उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है वो बिजनेस एक्टिविटी में बदलाव करने पड़ रहे हैं, तो वो हमारा सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा हो गया। उसी तरह लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, हम किस तरह से रहते हैं, हर किसी का, हर तरह के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है। जो जिस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड में सर्वाइव करता है उस हिसाब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट और उसका मार्केटिंग तैयार, पॉलिसी तैयार करना पड़ता है। लोगों के हैबिट्स, उनके एजुकेशनल लेवल जो है उनसे भी हमारा जो है लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा किसी प्रोडक्ट को पहचानने और खरीदने का जो तरीका होता है उसमें बदलाव होता है। और हमारे हैबिट्स के अनुसार मार्केटिंग पॉलिसीज, प्रोडक्शन पॉलिसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना पड़ता है। उसी तरह से सोसाइटी में जो है, जो सोसाइटी है यानी जो लोग हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, किस चीज को वो ज्यादा पसंद करते हैं, किस चीज को नापसंद करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई सारे प्रोडक्ट पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी तैयार करना पड़ता है। तो ये सारे सोसाइटी के वो एलिमेंट हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में हो। तो दिस आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। दो इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा देखिए। थर्ड जनरल इन्वायरमेंट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी हमारे देश में, उस गवर्नमेंट अफेयर्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट एटीट्यूड्स बिजनेस के प्रति या सोसाइटी के अलग अलग लोगों के प्रति क्या है, गवर्नमेंट जो है देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए किस तरह की इनिशिएटिव्स देती है, इन सारे फैक्टर्स को मिला करके जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तैयार होता है। यानी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मेनली गवर्नमेंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग बिजनेस, द एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग बिजनेस एंड द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग बिजनेस। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में लॉकडाउन के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा किया आत्मनिर्भर भारत के लिए और लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल सर्विसेज को वोकल करने के लिए। यानी कि उन्होंने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए अपना ये एटीट्यूड्स दिखाया। इसके लिए उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। उद्योग आधार के तहत लघु उद्योगों को जो है एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज भी दिया जा रहा है, जिससे वो आसानी से अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट का जो अभी भी पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट एटीट्यूड है, वो हमारे यहाँ बिजनेस के फेवर में है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारे देश के लिए अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहा है। इसके बाद दूसरा है आपका लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स। बिजनेस को रन कराने के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो लॉ ऑफ लैंड के थ्रू तैयार किया जाता है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया, कंपटीशन एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया, कंपनीज एक्ट बनाया गया, ऐसे बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, फॉरेन रिसीव मैनेजमेंट एक्ट बनाए गए हैं, ताकि हम अपने यहाँ बिजनेस को स्मूथली रन करा सकें, किसी तरह का कोई गलत तरीके से काम ना हो। इसका बेनिफिट जो है बिजनेसमैन के साथ साथ जनरल पब्लिक को या उससे जुड़े जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल सके। इसके अलावा बहुत जगह जो है कोर्ट भी अपना जजमेंट सुनाती है बिजनेस को लेकर के, बिजनेस एक्टिविटी को लेकर के। जैसे पेप्सी वगैरह, कोका कोला के केस में या आप सुनते होंगे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी कंपनियों के ऊपर केस चलते रहता है। उसका जो डिसीजन आता है उसकी वजह से बिजनेस को क्या करना है, और किसी एक कंपनी के प्रति कोई भी डिसीजन आता है उसका इफेक्ट दूसरी कंपनियों के काम पे भी पड़ता है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स जो है बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। लाइसेंसिंग के लिए जो भी लीगल पॉलिसीज तैयार किया गया है या स्टैट्यूटरी वार्निंग के रूप में जो आया है, जैसे कि
सिगरेट या कोई भी आपका जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लिखना ये कंपल्सरी है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट के ऊपर, पान मसाला के ऊपर ये लाइन लिखना जो है वो वार्निंग दिया गया है, हर एक कंपनियों को वो फुलफिल करना है। उसी तरह से जो भी बच्चों का प्रोडक्ट होता है, बेबी प्रोडक्ट होते हैं, उस पर ये लिखना कंपल्सरी किया गया है कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। तो इस तरह से जो है सरकार या कोर्ट के थ्रू कई सारे कानून बनाए जाते हैं, सरकार के थ्रू कानून बनाए जाते हैं, कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू जो है बिजनेस को रन कराने के लिए समय समय पर वार्निंग्स दिए जाते हैं, पॉलिसीज तैयार किए जाते हैं ताकि स्मूथ फंक्शन हम कर सकें। इसके इन सारे एलिमेंट्स को मिला करके ये आपका बनता है लीगल इन्वायरमेंट। यानी इन सारे फैक्टर्स में भी अगर किसी तरह का कोई चेंजिंग होगा, कोई बदलाव होगा तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली सभी बिजनेस पर पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। आजकल जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं, चेंजिंग होते हैं, वो सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। साइंटिफिक इनोवेशंस कई तरह के हो रहे हैं आजकल हर क्षेत्र में। आईटी सेक्टर में देखिए बहुत बड़ा बदलाव होता है, बहुत जल्दी आजकल हो रहा है उसमें चेंजिंग। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी जो बहुत तेजी से होता है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में देखिए आज हम लोग हर काम जो है घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेन का हो या फिर एयर का हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, आप ऑनलाइन सारा काम कर सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। अब तो आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बहुत सारे काम ऑनलाइन, शॉपिंग कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग यहाँ सर्विसेज हैं, उन सबको हम लोग इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे जो चेंजेस हैं इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस पे, उसके फंक्शन पे पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कुछ और एग्जांपल्स जैसे कार्बन पेपर की जगह जेरॉक्स मशीन, टाइपराइटर की जगह वर्ड प्रोसेसर, ऐसे बहुत सारे जो है आप देखिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह कलर टीवी एंड देन नाउ एलईडी टीवी, एलईडी मॉनिटर्स आ गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं। आज हमारे पढ़ाने का जो तरीका बदला ये भी हुआ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, उसके परफॉर्मेंस पे पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इन सारे हम लोग एलिमेंट्स को टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से 5 मेन जो है वो आपका जनरल एनवायरनमेंट हुआ। फर्स्ट था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। दूसरा था आपका सोशल एनवायरनमेंट जो हमारे सोशल स्टेटस को, लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से बिजनेस को अफेक्ट करता है। तीसरा हो गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी पॉलिटिकल अफेयर्स, गवर्नमेंट डिसीजंस। फोर्थ हो गया लीगल एनवायरनमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशंस। एंड द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट which consist of technological advancements, है ना। तो इस तरह से 5 जनरल एनवायरनमेंट हुए बिजनेस एनवायरनमेंट का जो हम लोग यहाँ डिस्कस किए। थैंक यू। आगे हम लोग देखेंगे मेजर एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इकोनॉमिक्स में आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसको पूरे डिटेल में पढ़िएगा कि 1990 के टाइम हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफी पुअर हो चुका था। देश में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुका था, सरकार पे देश पे कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका था, हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो काफी डेफिसिट में था, जिसकी वजह से सरकार को कुछ कंडीशंस पे वर्ल्ड बैंक के काम करना पड़ा और 3 बड़े पॉलिसी को अपने यहाँ अडॉप्ट करना पड़ा। उसमें आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों को जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि 91 के पहले हमारे देश में जो भी हेवी इंडस्ट्रीज थे या बिजनेस करने के लिए जो भी नियम थे, जो भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो बहुत थोड़े कड़े थे।
किसी को जल्दी आसानी से बिजनेस करने का फ्रीडम नहीं था। कैपिटल को इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कराया जा सकता था। टेक्नोलॉजी को जल्दी एडॉप्ट नहीं किया जा सकता था। हेवी इंडस्ट्रीज ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू ही रन, पब्लिक सेक्टर के थ्रू रन कराए जाते थे। तो इन सारे पॉलिसीज में बदलाव करके बिजनेस को आसान बनाया गया ताकि कैपिटल, मशीनरी, मटेरियल, लेबर इन सब का मूवमेंट जो है इजीली हो सके। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ रिसोर्स मूव नहीं करेंगे, इनपुट्स का मूवमेंट नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो इसका मेन एलिमेंट है इस पॉलिसी का, एलपीजी पॉलिसी कहा जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप कहिए। इसमें पहला एलिमेंट था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। लिबरलाइजेशन में क्या किया गया कि बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था। तो 6 इंडस्ट्री को छोड़ करके बाकी इंडस्ट्री से लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया कि आपको स्कूल खोलना है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको छोटे उद्योग चलाने हैं, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। 6 इंडस्ट्री ऐसे थे जैसे अल्कोहल से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, है ना, ये सब कुछ इंडस्ट्री ऐसे थे जिन पे लाइसेंस कंपलसरी अभी रखा गया था। लेकिन इन 6 इंडस्ट्री को छोड़ करके बाकी सब पे लाइसेंस की पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया, लाइसेंस कंपलसरी नहीं था। इसके बाद कोटा यानी कि क्वांटिटी के लिमिट को भी फ्री कर दिया गया कि मैक्सिमम आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए क्वांटिटी फिक्स था, इसको समाप्त कर दिया गया। आप अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा रिसोर्स है, आप ज्यादा कर सकते हैं, तो के लिए आप सरकार आपके किसी भी तरह के बिजनेस एक्टिविटी पर ज्यादा कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेगी जो 1991 के पहले रखता था। इसके बाद ये कैसे किया गया, तो टैक्स रेट में कमी कर दिया गया ताकि इन्वेस्टमेंट आसान हो जाए, लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया, कैपिटल और गुड्स के मूवमेंट में फ्रीडम ला दिया गया। यानी जो सरकारी रेस्ट्रिक्शंस था, जो कंट्रोल था बिजनेस पर, इंडस्ट्री पर, उस रेस्ट्रिक्शंस को समाप्त करना ही क्या हुआ, लिबरलाइजेशन। उस कंट्रोल को समाप्त करना लिबरलाइजेशन हुआ ताकि इजीली हम लोग बिजनेस कर सकें। द सेकंड वन इज प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि अभी कहा गया कि हमारा जो हेवी इंडस्ट्री था ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही उसमें अपना रोल प्ले करते थे। लेकिन बहुत सारे डिमेरिट्स की वजह से, लूप होल्स की वजह से जो है वो इफेक्टिव रन नहीं कर पा रहा था। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया 91 में कि हम बहुत सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर देंगे, यानी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के हाथों भेज देंगे। और इसमें बड़ा रोल प्ले किया डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सरकार ने बहुत सारी पब्लिक कंपनियों के 51% के उससे ज्यादा के शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए। इस तरह से अब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का जो ओनरशिप था वो प्राइवेट सेक्टर के पास ट्रांसफर हो गया, यानी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट बनाना, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। और लास्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन, यानी एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी से जोड़ना। इकोनॉमी को जोड़ने का मतलब कि दो देशों के इकोनॉमिक एक्टिविटी को जोड़ना, दो देशों के प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट को जोड़ना, और ये होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू। यानी भारत सरकार जो है भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की इकोनॉमी से जोड़ दिया, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा दी। इसके लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया ताकि हमारे यहाँ के बने सामान दूसरे देशों तक जा सके, फॉरेन करेंसी का सप्लाई हमारे यहाँ बढ़ सके। इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया ताकि दूसरे देश से भी नए नए टेक्नोलॉजी को, मॉडर्नाइज प्रोडक्ट को हम अपने यहाँ खरीद सकें। इसके साथ साथ इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, फेमा, जिससे कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट या दूसरे देश के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को इजीली मूव करा सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। जो हम डेफिसिट में गए थे उस डेफिसिट को कम कर सकें, अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सकें। तो इस तरह से ये तीन मेन एलिमेंट्स हैं। अगला जो रीडिंग होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इन तीनों को अपनाने के बाद, इन तीनों को अडॉप्ट करने के बाद हमारे यहाँ के बिजनेस और इंडस्ट्री पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो नेक्स्ट हेडिंग है
Impact of new economic policy 1991, that is LPG policy, liberalization, privatization and globalization on Indian business and industry. तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये हुआ कि भारतीय कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ गया। देखिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। तो कंपटीशन बढ़ना जो है वो दोनों इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कंपटीशन कैसे बढ़ा? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे फॉरेन कंपनियां हमारे देश में आना शुरू हुई। जब फॉरेन कंपनियां आएंगी, अपने यहाँ का टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, तो उसका सीधा सा कंपटीशन हमारे यहाँ के इंडस्ट्री पर, हमारे यहाँ के बिजनेस पर पड़ेगा। यानी इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन कंपनियों से, फॉरेन टेक्नोलॉजी से कंपटीशन मिलने लगा। ठीक है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा ये भी पड़ा कि छोटी कंपनियां जो इस कंपटीशन को फेस नहीं कर सकी, उनको जल्दी ही मार्केट से बाहर होना पड़ा, यानी वो बंद हो गई। दूसरा इम्पैक्ट हुआ मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। मोर डिमांडिंग यानी डिमांड क्रिएट हुआ कैसे? जब फॉरेन कंपनियां आने लगी, बहुत सारी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे देश में अपना कदम रखा, तो कस्टमर के पास प्रोडक्ट का चॉइस बढ़ गया, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ गया, और जब चॉइस बढ़ गया तो कस्टमर भी ज़्यादा डिमांडेड हो गए। यानी मार्केट जो है वो अब प्रोड्यूसर ओरिएंटेड धीरे धीरे होने लगा। ठीक है। पहले कम प्रोडक्ट हुआ करते थे, कंपनियां बढ़ने की वजह से ज्यादा प्रोडक्ट हो गए, और ये कंपनियां न्यू स्कीम्स लेकर के आते थे अपने नए टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करती थी। इस तरह से कस्टमर ज्यादा डिमांडिंग, कस्टमर डिमांडिंग होने का मतलब कि कस्टमर प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को फेवर करने लगे, मार्केट के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। थर्ड है आपका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ क्योंकि जितना कस्टमर प्रोडक्ट को डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी काफी तेजी से बदलाव हुआ। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के हमारे देश में आने लगी। वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते थे, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हमारे देश में बढ़ गया। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी दूसरे देश से पहले लाने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस होता था उसको समाप्त किया गया, और टैक्स वगैरह में छूट दी गई, लिबरलाइजेशन किया गया, तो टेक्नोलॉजी हमारे देश में ज्यादा आने शुरू हो गई। ये पॉइंट देखिए, नेसेसिटी फॉर चेंज कर रहा है कि बिजनेस जब नई कंपनियां आने लगी, उन्होंने अपने स्कीम्स तैयार किए, अपनी टेक्नोलॉजी को ले आए, तो उसके अनुसार हमारे देश के भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पॉलिसी में, स्कीम्स में बदलाव करने पड़े। अगर जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक होता है, और अगर हम चाहते हैं कि हम भी मार्केट में ज्यादा दिनों तक सरवाइव करें, तो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को नहीं बदल सकते, उस चेंज के अनुसार अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को बदलना होगा। जैसे कि अब कोरोना वायरस आया है, सिंपल सा उदाहरण समझिए। तो कोरोना वायरस के सिचुएशन में क्या है कि हम लोग कोरोना वायरस को जल्दी बदल नहीं सकते, लेकिन ज्यादा दिन तक इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बंद नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग को उसके अनुसार अपने आप को बदलना पड़ रहा है। अपने काम करने के तरीका में बदलाव लाना पड़ रहा है, पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाना पड़ रहा है। अगर मार्केट में निकलते हैं तो निकलने का तरीका चेंज हो गया, लोगों से मिलने का तरीका चेंज हो गया। तो अगर सर्वाइव करना है तो अपने आप को बदलना होगा, और वही चीज यहाँ होगा। 91 के पहले स्टेबल पॉलिसीज होते थे, लिमिटेड कंपनियां थी, लिमिटेड प्रोडक्ट थे, लिमिटेड टेक्नोलॉजी था, लेकिन 91 के बाद जब मल्टीनेशनल कंपनियों से नए टेक्नोलॉजी आने लगे,
हमें कंपटीशन मिलने लगा तो इंडियन कंपनीज को भी सरवाइव करने के लिए उसके अनुसार अपने आप को बदलने की जरूरत पड़ेगी। कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई सबसे बड़ा एसेट होता है, ग्रेटेस्ट एसेट, तो वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। और ह्यूमन रिसोर्स को भी इस बदलते हुए इन्वायरमेंट में बदलना जरूरी था, यानी नए टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए नए उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत थी। हमारे यहाँ के लोग नए टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, और उस टेक्नोलॉजी को अगर अडॉप्ट करते हैं तो उस पर काम तो ह्यूमन रिसोर्स ही करेगा, तो उसका ह्यूमन रिसोर्स को भी ट्रेनिंग देना काफी जरूरी हो गया। कंप्यूटर का समय आ गया तो टाइप राइटर की जगह कंप्यूटर पे काम करना सिखाना, है ना। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को भी इस नए टेक्नोलॉजी के लिए कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए भी सरकार के साथ साथ बहुत सारे संस्थाओं ने भी काम किया। आज भी देखिए आपके यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है ह्यूमन रिसोर्स को नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। मार्केट ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि फर्म जो है पहले प्रोडक्ट बनाती थी और तब उसको कस्टमर तक ले आती थी। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पहले कस्टमर के नीड को समझना होगा और उस नीड के अनुसार तब प्रोडक्ट डेवलप करना। ठीक है, लोगों का क्या जरूरत है, पहले क्या था कि हम प्रोडक्ट बना लेते थे और तब लोगों के पास लेके जाते थे, चाहे उनकी जरूरत उसको बहुत ज्यादा है या नहीं है। लेकिन अब ये स्ट्रेटेजी चेंज हो चुका है 91 के बाद, नई कंपनियों के आने के बाद। इसमें वो मार्केट ओरिएंटेशन यानी मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो किया जाने लगा कि पहले हम कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उस नीड के अनुसार प्रोडक्ट को डिजाइन एंड डेवलप करेंगे और तब लोगों को उसको बेचेंगे। और लास्ट है कि धीरे धीरे चूंकि प्राइवेटाइजेशन किया जाने लगा तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन बढ़ने की वजह से, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के आ जाने की वजह से धीरे धीरे सरकार का जो सपोर्ट था पब्लिक सेक्टर के लिए उसमें कमी आने लगी। यानी सरकार अपने बजट का एक सर्टेन परसेंटेज जो पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उनके काम करने के लिए रखता था, उस पैसे में कमी कर दी गई। मान लीजिए कि पहले अगर टोटल जीडीपी का 10% सरकार रखती है कि इंडस्ट्री पर खर्च करेंगे, उसको घटा करके 6%, 7%, 5% कर दिया गया। तो इस तरह से जो है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में सामने आया कि एलपीजी पॉलिसी के बाद सरकार ने पब्लिक सेक्टर पे ध्यान देना कम कर दिया, अपने बजट का कम से कम हिस्सा पब्लिक सेक्टर में जाने लगा। इसलिए आप आज देखिए सरकारी कंपनियां जो है ज्यादा प्रॉफिट में नहीं चलती हैं। इसके अलावा उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं जो आप आगे इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट, यानी ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया जिसका इम्पैक्ट हमारे देश के इकोनॉमी पे पड़ा, हमारे देश के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे पड़ा, कहीं पॉजिटिव तो कहीं निगेटिव। तो इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर जो है हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक डीमोनेटाइजेशन और मैनेजरियल रिस्पांस को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का कंप्लीट। थैंक यू।